हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इसके पहले के वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 की आपसे बात कर रहे थे और उसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक की हमने आपसे चर्चा किया था। यह जो आपका वीडियो है यह जो है पार्ट 2 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके उसके आगे तक क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम करेंगे। आशा करता हूँ कि जो इसके पहले वाला वीडियो था उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा और सारे क्वेश्चन जो है आप किए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों आपसे कहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। क्या बोला है? उप समुच्चय लिखना है। तो मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था कि उप समुच्चय कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो उप समुच्चय लिखने के लिए मैंने आपको सबसे जो पहली बात बताया था वो ये कि जो फाई होता है रिक्त समुच्चय, वह प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्या बोला मैंने? फाई को आपको ध्यान रखना है, यानी जब भी आप उप समुच्चयों की संख्या को लिखेंगे तो उसमें आप जो है आंख बंद करके पहला तो आप फाई को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो पहला आपको दिया गया है ए, ठीक है। तो अगर हम ए की बात करेंगे तो यह समुच्चय में केवल एक अवयव है, इसको आप सिंगल्टन सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके उप समुच्चय लिखेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं इसके उप समुच्चय? उप समुच्चय बराबर पहला तो आपको फाई, मैंने कहा आंख बंद करके आपको फाई लिख देना है, ठीक है। दूसरा इसमें देखिए केवल एक अवयव है तो यानी कॉमा और क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पे उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई, 1 और 2। मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताया था कि उप समुच्चयों की संख्या को एक फार्मूले से निकालते हैं जो कि होता है 2 की पावर n होता है। तो 2 की पावर n में जो n होता है वो होता है अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे अवयवों की संख्या 1 है, तो यदि आप जो है यहाँ पर करना चाहें तो 2 की पावर 1 करेंगे तो उप समुच्चय कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो आप आंसर चेक करिए, क्या 2 यहाँ पे आपने लिखा है? जी हाँ, एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? 5 हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है? ए कामा बी दिया गया है। तो ए कामा बी, अब आशा करता हूँ कि आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसके उप समुच्चयों की संख्या को लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? पहला 5 को आप लिख दीजिए, 5 हो गया। फिर क्या हो गया कि अगर एक से ज़्यादा अवयव होते हैं तो हम पहले एक एक को लिखते हैं, फिर 2 को लिखते हैं। तो पहले एक एक को लिखेंगे तो पहला क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर दोनों को साथ लिखेंगे यानी ए कामा बी लिखेंगे ये। तो यहाँ पे उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ गई? 1 2 3 4। और अगर आप इस फार्मूले से 2 की पावर n के फार्मूले से इसको करना चाहेंगे तो यहाँ पर कुल अवयव यानी n की संख्या 2 है, तो 2 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तीसरा वाला करते हैं, है ना। वीडियो को आप पॉज करके जो है इसको क्या करिए, स्वयं से करने का प्रयास करिए। मैं इधर जो है इसका आंसर राइट डाउन कर रहा हूँ। तो पहला आपका हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर जो है 3 अवयव हैं आपके, कितने हैं? 3। तो सबसे पहला तो 5 आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद मैंने कहा कि पहले हम एक एक को लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा? 1, फिर क्या हो जाएगा? 2, फिर क्या हो जाएगा? 3। अब 2 का पेयर बनाइए। तो 2 का पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 कामा 2, उसके बाद 1 कामा 3, उसके बाद 2 कामा 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने 1 कामा 2 लिख दिया तो अब अलग से आप 2 कामा 1 करेंगे। मैंने आपको समुच्चय के कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि अवयवों की पुनरावृत्ति को आपको जो है नहीं रिपीट करना है, यानी चाहे आप 1 कामा 2 लिखें चाहे 2 कामा 1 लिखें, समुच्चय में ये दोनों बातें ही क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो 2 के पेयर में आपका बन गया। अब क्या करेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे। तो 3 का पेयर में आपका क्या बन जाएगा? 1 2 एंड 3। देखिए टोटल कितने हो रहे हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। यहाँ पे अगर आप जो है 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी उप समुच्चयों की संख्या आपको 8 प्राप्त होनी चाहिए और यहाँ पे 8 आपको प्राप्त हो रही है। तो आशा करता हूँ आपको यह तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5
और यह फाई जो है आप a के बराबर जो है मान सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पावर ऑफ ए मतलब घात समुच्चय, a का घात समुच्चय आपको लिखना है। तो यहाँ बोला है कि पावर ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि a बराबर फाई हो। तो यहाँ पे a बराबर क्या है आपका, फाई है। तो अगर फाई है तो फाई जो है अपने आप में रिक्त समुच्चय है, ठीक। तो अगर कोई रिक्त समुच्चय है तो अब जो है रिक्त समुच्चय जो है क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक। और यहाँ पर जो फाई है वह क्या है, आपका एक ऐसा समुच्चय दिया गया है जिसमें एक भी अवयव नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये आपका अवयव क्या है, यहाँ पे अगर हम अवयव की बात करें तो क्या है, 0 है। तो 2 की पावर 0 यानी 1 मिलेगा। तो अगर हम इसके पावर ऑफ ए की बात करेंगे तो पावर ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर, अवयव कितने हैं, 0। और किसी की घात जो है अगर 0 होती है तो उसका मान कितना आता है प्यारे बच्चों, 1 आता है। तो यानी पावर ऑफ ए बराबर 1, और यह होगा कितना, यह आपका होगा फाई के बराबर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ क्वेश्चन को आप समझिए कि दिया है कि ए आपको फाई के बराबर दिया गया है, यानी फाई आपका रिक्त समुच्चय है, और आपसे कहा गया है कि यदि अगर ऐसा हो तो आपको पावर ऑफ ए निकालना है, घात समुच्चय निकालना है, ठीक है। तो जब आप घात समुच्चय निकालेंगे तो चूंकि फाई अपने आप में 0 है, कोई अवयव नहीं है, तो 2 की पावर n में n के स्थान पे जब आप 0 रखेंगे तो आपको एक केवल अवयव मिलेगा। तो उप समुच्चयों की संख्या 1 होगी, वह कौन होगी, वह आपका फाई होगा। और मैंने बताया था कि जो घात समुच्चय होता है वह क्या होता है, यदि आप दिए गए समुच्चय को उप समुच्चयों की संख्या के रूप में लिखते हैं तो वह आपका घात समुच्चय होता है। तो यहाँ पे आप अगर आप उप समुच्चय लिखेंगे तो फाई आएगा, और इसका पावर ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका पावर ऑफ ए फाई ही होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यह जो क्वेश्चन नंबर 4 है समझ में आया होगा। इसको आपको काम करना ये है कि इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सोल्यूशन इसका देख लीजिए, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करिए तो क्वेश्चन को राइट डाउन करिए रफ में, और इस क्वेश्चन को खुद से एनालिसिस करते हुए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। जी हाँ, और जहाँ आपको दिक्कत लगे वहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या करिए, इस क्वेश्चन का सलूशन आप देखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको जो है अंतराल के बारे में एक क्लियरिटी मिलने वाली है, ठीक है। जिन बच्चों को इस अंतराल में प्रॉब्लम होती थी, आज के बाद उनको जो है अंतराल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे आपको जो सबसे पहले सीखना है वह यह सीखना है कि यह जो इनइक्वालिटी का साइन है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो है इधर बगल कुछ कॉन्सेप्ट पहले आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तब हम इस क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे। देखिए, जो इनइक्वालिटी का साइन होता है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी को जो है हिंदी में बोलते हैं असमीका। और यह जो है असमीका आपके क्लास 11th में आगे हम लोग एक चैप्टर आपका दिया गया है, और 12 में भी इसी से संबंधित एक चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन। तो बिना इसको समझे आप जो है जो 12 में दिया गया है उसमें प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको एक बेसिक यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि इनइक्वालिटी होता क्या है। जैसे इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो यानी जो इक्वल ना हो, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इनइक्वल। दुनिया में 3 तरीके के केस होते हैं। कितने तरीके केस होते हैं, 3 तरीके की बातें जो है पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। क्या, समझिएगा। या तो जो है कोई 2 क्वांटिटी जो है बराबर होंगी, ठीक है, या तो जो है एक क्वांटिटी जो है बड़ी होगी, दूसरी जो है आपकी छोटी होगी, या तो एक क्वांटिटी आपकी छोटी होगी और दूसरी क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो या तो जो है 2 व्यक्ति आपस में बराबर होंगे, या तो जो है आपका एक व्यक्ति जो है बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या तो जो दूसरा वाला है वह बड़ा होगा और इधर वाला आपका छोटा होगा। इन्हीं तीनों केसेस में जो है आपकी पूरी इनइक्वालिटी की कहानी जो है छिपी हुई है। हम जो क्लास 9-10 में परिचित हैं वह आपका बराबर के चिन्ह से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा परिचित हैं, क्योंकि इस टाइप में आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन को आप हल करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए x² - 3x
+2 = 0। इस तरीके से अगर आपको जो है दे दिया जाता है तो आप इस बराबर के साइन से जो है बहुत ज़्यादा परिचित हैं, है ना। जहाँ बराबर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ भाई इस तरीके का काम हम जो है कक्षा 6 से लेकर 10 तक किए हैं, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे कहीं जो है प्यारे बच्चों आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है -3x + 2 > 0, या यहीं पे कहीं आपको मिल गया <0, तो आपके हाथ पैर जो है फूलना शुरू हो जाते हैं कि सर यहाँ तक तो बात जो है समझ में आ रही थी, लेकिन अब ये जो आपने ये साइन लगा दिया इसमें हमको समस्या आ रही है ना। हम इस टाइप के जो है क्वेश्चन को कभी हल नहीं किए हैं। तो इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए आपके 11 के सिलेबस में जो है एक चैप्टर रखा गया है जिसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, असमीका बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, या तो कोई वस्तु किसी वस्तु के बराबर होगी, या तो बड़ी होगी, या तो छोटी होगी। इसके अलावा चौथी और कोई बात नहीं होती है। अगर चौथी कोई बात हो तो आप हम लोग को हमें जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको पढ़ा ज़रूर रहा हूँ, लेकिन हमारे अंदर जो है जिज्ञासा रहती है नई नई चीज़ों को सीखने का। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप हमको नहीं सिखा सकते हैं, है ना। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो कि क्या नाम है आप चाहते हैं हमको शेयर करना, बताना, तो आप बता सकते हैं, आपका स्वागत है, ठीक है। चलिए तो देखिए, जो असमीका होती है, असमीका का प्यारे बच्चों पहले मतलब आप समझिए क्या होता है। असमीका का जो है बेसिक जो मतलब वो होता है शामिल करना या ना करना, शामिल करना या ना करना, बस इतना मतलब आप समझिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। पहले असमीका का मतलब क्या होता है वो समझिए। मैंने लिखा कि किसी चीज़ को या तो शामिल करेंगे या तो किसी चीज़ को शामिल नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि a < x < b। एक आपको जो है कहानी ये दी गई है, ठीक है। दूसरा मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ क्या कि a < x < b। दूसरी बात ये है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, इसमें a और b जो है कोई संख्या आपकी हो सकती है, कोई अंक हो सकता है, और x जो है डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि असमीका का मतलब होता है शामिल करना या ना करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि ये जो किनारे पे आपको अंक या संख्याएं दी गई हैं, इनको आप जो है यक्स में जब आप यक्स के मान लेंगे तो आप ए और बी के मान को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, यही आपको ये इनइक्वलिटी का साइन जो है बताता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यदि जो है यक्स का मान ए से बी के बीच में है, और इस प्रकार से है कि यक्स का मान ए से बड़ा है लेकिन बी से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे अगर नीचे आपको बराबर का चिन्ह नहीं दिया गया है, क्या मैंने बोला, अगर नीचे यहाँ बराबर का, ये देखिए यहाँ पे आपको नीचे जो एक तिर्यक रेखा खींची गई है होता है बराबर का साइन। तो अगर कहीं भी इनइक्वलिटी में आपको बराबर का चिन्ह नहीं दिया जाता है, इसका मतलब जो किनारे पे आपके संख्याएं दी गई हैं उनको शामिल नहीं करना है, उनके बीच में जो कुछ भी आएगा आप उन सभी को क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक। अब इसी को अगर आप ब्रैकेट रूप में दिखाना चाहें तो ब्रैकेट रूप में क्या दिखाएंगे, आप ब्रैकेट रूप में दिखाएंगे x बिलोंग्स टू, जब कभी भी बराबर नहीं होता है तो हम लोग ओपन ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, और इसको लिखते हैं a, b। ये कौन सा ब्रैकेट है, इसको जो है बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं खुला अंतराल, है ना। अंतराल का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको इनइक्वलिटी के साइन में दिया गया है, आप उसको ब्रैकेट के रूप में प्रदर्शित करिए। तो इतनी बात प्यारे बच्चों स्पष्ट हो पाई। दूसरा, अब इसी के साथ में हम यहाँ चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब इक्वल का साइन होगा इसका मतलब ए और बी को शामिल करना है। तो अगर ए और बी को शामिल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो है इसको ब्रैकेट में क्या लिखाएंगे, तो ब्रैकेट में आप दिखाने के लिए आप यहाँ पर जो है क्लोज्ड ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, इस टाइप के ब्रैकेट का, यानी a, b। ये देखिए, अगर कहीं भी इस ब्रैकेट से आपको जो है परिचित होना है, क्योंकि इस ब्रैकेट में जब मैं आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो वहाँ पर संख्याओं को इस प्रकार से दिखाया जाता है। अगर कहीं भी आपको लिख दिया गया a, b, इसका मतलब ये हुआ कि a और b को शामिल नहीं करना है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो है ओपन ब्रैकेट लगा है, यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b को भी शामिल करना है, और a और b के बीच में जितनी संख्याएँ या अंक हैं उनको भी आपको शामिल करना है।
तो पहली बात आपको ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हुई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो कुछ लोग को ये कहना होगा कि सर ये लैंग्वेज हमको नहीं समझ में आ रही, आप हमको संख्याओं के रूप में इसको समझा के बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ। तो चलो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 इज लेस देन यक्स इज लेस देन 5, और यहाँ पे कहा जाए कि यक्स जो है आपका वह जो है क्या है, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर यक्स का क्या है, धनात्मक पूर्णांक लिख दिया गया है। तो अब यहाँ पर यक्स के मान क्या क्या होंगे, तो यक्स के मान मैंने आपको बताया 2 को नहीं लेना है, 5 को नहीं लेना है। 2 और 5 के बीच में जितने धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्याओं के 2 प्रकार होते हैं, धन और ऋण। तो अब यहाँ पे यक्स के मान क्या क्या होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे यक्स का मान होगा, 2 को नहीं शामिल करना है तो यानी 3 होगा, और क्या होगा, 4 होगा। और अगर इसी को जो है आप ब्रैकेट रूम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यक्स बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर 2,5 ये, ठीक। तो या तो अगर ऐसे लिखा गया है तब भी 3,4 आएगा, और ऐसे लिखा गया है तब भी 3, क्या आएगा, 4 आएगा। इधर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। अब इधर यही सेम एग्जाम्पल मैंने लिया, यानी 2 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5, और बोला गया कि यक्स बिलोंग्स टू आई प्लस, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। तो अब आप बताइए, यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ गया है, तो यक्स के मान में 2 और 5 को आप शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है करेंगे। तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इसको अगर आप क्लोज्ड ब्रैकेट में दिखाना चाहेंगे तो क्या दिखाएंगे, यक्स बिलोंग्स टू 2,5, ये देखिए, समझ पा रहे हैं। तो ये जो आपने ब्रैकेट में चीज़ों को लिखा है इसको बोलते हैं अंतराल। यह क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट होता है और यह कौन सा होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट होता है, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा। तो मैं आपको कुछ इसमें और भी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे मैं आगे की बात आपको बताता हूँ, ठीक। तो असंख्या का मतलब आप इतना ध्यान रखिएगा, कोई आपसे पूछे असंख्या का मतलब क्या होता है तो उसको बताओ कि असंख्या का मतलब होता है शामिल करना या ना करना, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, और अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आगे मैं जो भी कुछ यहाँ लिखने वाला हूँ आप तुरंत उसका फटाफट आंसर बताएंगे। देखिए, जैसे 2 बात तो हो गई, तीसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया गया a लेस देन b, और यहाँ पे लिखा गया आपको a इज लेस देन आर इक्वल यक्स इज लेस देन b। तो चलिए प्यारे बच्चों बताइए, अगर यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट के रूप में लिखना चाहूँगा तो आप हमको बताइए कि a, b, a पे मैं ओपन करूँ कि क्लोज करूँ। तो ए पे ओपन करना है कि क्लोज करना है, यह कौन निर्धारित करता है, यह इक्वल का साइन निर्धारित करता है। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है, तो नहीं है तो ओपन आएगा कि क्लोज, ओपन आएगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो बी के बगल में ओपन आएगा कि क्लोज, यहाँ पे आएगा क्लोज, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब अगर यहाँ पे तुम्हारा जो है दिया गया है ए, तो बताओ भाई ए पे ओपन की क्लोज, ए पे क्लोज, कैसे पता, क्योंकि यहाँ बराबर का साइन है। कॉमा बी, बी पे ओपन की क्लोज, यहाँ पे ओपन, ठीक है। तो अगर ये 4 बातें आप समझ गए तो ये जो इधर क्वेश्चन 4 ठो दिया गया है यह आप जो है इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखिए आप कर पाते हैं नहीं। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत हलवा लगेगा अब, ठीक है ना। अभी तक जो आपको पहाड़ दिख रहा था अब आपको एकदम ये बहुत ही आसान समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया, पहले इसकी भाषा को समझिए। भाषा क्या बोला है, भाषा बोला है कि यक्स इस प्रकार से है कि यक्स बिलोंग्स टू और, यानी आर का मतलब हो गया कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में सम आ सकती हैं, परिमेय और परिमेय संख्याओं को मिलाने पे वास्तविक संख्या प्राप्त होती हैं। तो उसमें दशमलव भी आएगा, पूर्णांक भी आएगा, सब कुछ आएगा। और यहाँ पे यक्स डिफाइन किया गया है। तो आप हमको बताइए प्यारे बच्चों कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो -4 पे ओपन लगेगा कि क्लोज लगेगा, वह निर्धारित करेगा ये इनइक्वल का साइन। तो क्या हो जाएगा, -4, कॉमा 6 पे ओपन की क्लोज, इसको देखो क्या है, बराबर का साइन है, ये अंतराल में आ गया। चलो दूसरा करते हैं। दूसरा बताओ, यहाँ पे -12 पे ओपन की क्लोज, ओपन रहेगा।
10 पे ओपन की क्लोज यहाँ पे बराबर नहीं है, तो 10 पे भी क्या, -10 पे भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तीसरा करते हैं, चलिए बताइए, 0 पे ओपन की क्लोज रहेगा। उसके बाद 7 पे ओपन की क्लोज तो ओपन रहेगा ये। उसके बाद चौथे में बताओ, 3 पे ओपन की क्लोज रहेगा, और 4 पे यह भी आपका क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है, ये x बिलोंग्स टू हो जाएगा। ये सही है भाई, बताइए कोई समस्या? तो अब अगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिना बताए अगर मैं इस क्वेश्चन को करवाता तो एक तरीके से चीज़ों को याद करने जैसा हो जाता, तो कितना याद करोगे? अब अगर इस टाइप से मैं आपको 1000 भी क्वेश्चन दे दूं तो चूंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप फटाफट जो है चीज़ों को अंतराल के रूप में लिख लेंगे। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को जो है पकड़ के चलना है। इस तरीके से चीज़ों को जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए गणित बहुत आसान लगेगा। बहुत जो लोग हवा बना लिए हैं कि गणित में कुछ है नहीं, केवल बेसिक चीज़ें हैं, बस केवल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हुई होंगी। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है प्यारे बच्चों, यह जो है इसके पहले अभी जो जस्ट हमने क्वेश्चन किया है उसी पे आधारित है। जो 5वां क्वेश्चन था वह क्या कह रहा था? वह कह रहा था कि जो आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया था उसको आपको अंतराल के रूप में लिखना है। अब यहाँ पर आपको जो है यह अंतराल के रूप में दिया गया है, इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, यानी इनइक्वलिटी के साथ लिखना है। तो अगर आपको इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले यक्स इज सच दैट यक्स और बिलोंग्स टू आर ही रखिए, है ना। कुछ नहीं पता तो वास्तविक संख्या लेंगे। उसके बाद -3 पे ओपन है तो आपको यक्स डिफाइन करना है, तो -3 पे ओपन है तो यहाँ पे क्या इनइक्वलिटी के साइन में बराबर लगाएंगे क्या? नहीं। 0 पे भी ओपन है तो लेस देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये देखिए, अब अगर आप इसको इस रूप में लिखना चाहेंगे तो -3 का 0 लिखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा वाला बताइए क्या होगा? यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 6 पे आपका क्या है? क्लोज्ड है, तो यानी क्या हो जाएगा? 6 लेस देन आर इक्वल, यहाँ इक्वल का साइन लगेगा। 12 पे भी क्लोज है ये। ठीक है, तो तीसरा और चौथा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप तीसरा और चौथा जो है स्वयं से करेंगे। ठीक है, तो छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन कर लीजिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। यह जो है इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। और मैंने आपको सार्वत्रिक समुच्चय का कॉन्सेप्ट बताया था कि ऐसा समुच्चय जिसमें अन्य समुच्चय भी क्या हों, आपके समाहित हों। तो वही जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में पूछा गया है। जो 7वां क्वेश्चन है, पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यहाँ पे 2 बातें दी गई हैं। पहला है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय जो है किस सार्वत्रिक समुच्चय को के लिए जो है आप प्रस्तावित करेंगे, और दूसरा आपका समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो अब देखिए यह जो है अगर हम बात करें कि यह जो दोनों त्रिभुज आपको दिए गए हैं यह किन त्रिभुजों के समुच्चय के लिए जो है आप इनको प्रस्तावित करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यह एक समतल है, इसमें बहुत सारे त्रिभुज बने हैं। तो बेसिकली जो है क्या है कि यह दोनों जो है आपके जो समुच्चय होंगे वह कौन से यूनिवर्सल क्या नाम है सार्वत्रिक समुच्चय के ये सब पार्ट होंगे? त्रिभुजों का जो समुच्चय होगा, त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज में ही आपका जो है समकोण त्रिभुज भी आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी आएगा, है ना। जितने प्रकार के आप त्रिभुज पढ़ते हैं वह सब किसके भाग हैं? त्रिभुजों के ही तो भाग हैं। जैसे अगर इस प्लेन में जो है हमने त्रिभुज बना दिया तो उसमें जो है आपका एक आध त्रिभुज जो है समकोण का भी होगा, कुछ आपके समद्विबाहु के भी होंगे। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय की बात करें तो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? इनके लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वह आपका होगा, यानी U बराबर क्या होगा? त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय ये ठीक, त्रिभुजों का समुच्चय यह क्या होगा? आपका यूनिवर्सल सेट होगा इन दोनों के लिए।
ठीक है। तो यह आपका है बेसिकली, बस केवल यह आपसे जानने का प्रयास किया है इस क्वेश्चन में कि आपको सार्वत्रिक समुच्चय का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। इसके नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने चलेंगे वहाँ पे यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग पूरा विस्तृत जो है आपको पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको सार्वत्रिक समुच्चय ही जो है दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। 3 समुच्चय आपको दिए गए हैं, ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 0 2 4 6 8। ये 3 आपको दिए गए हैं और कहा है कि इन तीनों समुच्चय ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से आपको देखना है कि ऐसा कौन सा जो है यह चारों में से सार्वत्रिक समुच्चय होगा जिसमें ये तीनों आपके समाहित हों। क्वेश्चन आप समझ पाए, है ना। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब जिसमें सब समाहित हों। तो भाई अगर हम पहले वाले की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 तक इसमें दिया है, लेकिन यहाँ पर देखो 8 भी है, यानी 8 आपका इसमें नहीं पाया जाएगा, तो पहला नहीं होगा। 5 तो आपका हो ही नहीं सकता। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा देखिए 0 से लेकर 10 तक है और इसमें जो है आपका ए भी समाहित है, बी भी समाहित है और सी भी समाहित है, यानी इन तीनों के लिए अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय की बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको यह सेशन जो है पसंद आया होगा। आप लोग सभी लोगों को जो है ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से जो चीज़ें समझाने का प्रयास किया जा रहा है आपको भली भांति अच्छी तरीके से जो है समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आप लोग जो है जैसा भी आपको लगे यह मेरा सेशन आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है मुझे ज़रूर सूचित करिएगा, और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जो है ज़रूरत होगी तो आप उसको ज़रूर जो है सजेस्ट करिएगा। ठीक है ना, जो भी आपके कमेंट होंगे उसको हम पॉजिटिवली लेंगे और उसमें जो है क्या करेंगे, सुधार करने की जो है कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको यह सारी चीज़ें जो है बहुत बेहतर ढंग से जो है समझ में आई होंगी। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके मतलब कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के थ्योरी पोर्शन की आपसे जो है चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।